हाँ बेटा, तो ध्यान दो बेटा, सही कर दो, देखो सही कर दो जल्दी और बैठो जल्दी। चलो आप इधर ध्यान दोगे तुम लोग, ठीक है। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत तुम्हें पता है भैया। देखो प्राचीन काल की बात अगर मैं करूँ तो पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं, ठीक है, वो उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर अशोक आया, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख ये सब बनवाए, ठीक है, उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। थोड़ा और विकास हुआ और तो क्या हुआ भाई, इतिहास लेखन का कार्य स्टार्ट हो गया, इतिहास लेखन प्रारंभ हो गया। जब लेखन प्रारंभ हुआ तो लेखन में क्या हुआ भैया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, उन सब से इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारे इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया और वो 3 भाग कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तुम डाल दो प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास हेडिंग डाल दो, ठीक है। और देखो प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो अब प्राचीन इतिहास को भी अगर मैं पूछूं कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राचीन इतिहास को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखो कौन कौन से हैं वो 3 भाग। तो सबसे पहला तो होगा प्रागैतिहासिक काल। क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। फिर दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर चौथा होगा, तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या होगा? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी, आ जाओ। 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब थोड़ी देर पेन रख दो, अब समझ लो ये होते क्या है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या होता है, समझ गए भाई। जानकारी के स्रोत मैं सब इसी में बता दूंगा, अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है सीमित क्लासेस होती हैं, यहाँ पे 25 क्लासेस है, उन्हीं में सारा तीनों इतिहास कवर करने हैं। तो इसलिए मैं जानकारी के स्रोत सारे जिसमें जो चीज आएगी सब बता दूंगा आपको, ठीक है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझो, देखो ध्यान दो, प्रागैतिहासिक काल क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है समझ लो पहले। देखो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, यहाँ का जो मानव था, यहाँ का मानव भाषा लिपि से परिचित नहीं था, भाषा लिपि से परिचित नहीं था। जब वो भाषा नहीं जानता होगा, लिपि नहीं जानता होगा, तो उसने इतिहास लेखन नहीं किया होगा। क्यों भाई? जब भाषा लिपि उसे नहीं पता थी, भाषा नहीं जानता था मानव, ना लिपि जानता था, तो भाई जब भाषा लिपि नहीं जानेगा तो उसने इतिहास लेखन भी नहीं किया था, यानी कि इतिहास को लिखा नहीं था उसने। इसीलिए इस प्रागैतिहासिक काल से इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, इतिहास का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। तुम केवल ये चार्ट बना दो, लिखवा मैं समझूंगा, तुम समझो पहले, ठीक है। देखो ध्यान दो, जो प्रागैतिहासिक काल था, यहाँ का जो मानव था, यहाँ का जो मानव था वो ना तो भाषा जानता था, भाषा को नहीं जानता था, ना ही किसे जानता था? लिपि को, यानी कि लिपि भी नहीं जानता था। मतलब तुमने देखा होगा, मूवी वगैरह देखी होगी, उनमें तुमने देखा होगा कबीलाई लोग जंगल में रहते थे तो वो अजीब सी आवाजें निकालते थे। क्यों? आवाजें निकालते थे। तो इसका मतलब वो मानव था, वो भाषा नहीं जानता था, वो संकेत या इशारों में या फिर कोई अजीब सी आवाजें निकाल के अपनी आपस में बातचीत करते थे नहीं करते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? इतिहास लेखन भी नहीं किया, यानी कि यहाँ से इतिहास का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा और ना भाषा लिपि और ना भाषा से ना लिपि से मानव परिचित होगा, तो उस काल को क्या कहा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहा जाएगा। आया समझ क्या होता है प्रागैतिहासिक काल?
तो डालो हेडिंग, अब नंबर 1 पे हेड डालो प्रागैतिहासिक काल, डालो हेडिंग, मैं बोल के लिखवाऊंगा। आ जाओ, प्रागैतिहासिक काल हेडिंग डाल दो तुम लोग, डाल दिया? और लिखो इस काल का मानव, हेडिंग डालो प्रागैतिहासिक काल और डैश करके लिखो इस काल का मानव भाषा और लिपि से परिचित नहीं था। इस काल का मानव भाषा और लिपि से परिचित नहीं था, भाषा और लिपि से परिचित नहीं था, इसीलिए उसने इतिहास लेखन नहीं किया। इसीलिए उसने इतिहास लेखन नहीं किया, इतिहास लेखन नहीं किया, इतिहास लेखन नहीं किया। अर्थात यहां से इतिहास के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात यहां से इतिहास के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसीलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, लिख लिया? अब जैसे हम इसमें पढ़ेंगे किसे, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाषाण काल को, किसे पढ़ेंगे? पाषाण संस्कृति को पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे? पाषाण काल को, ठीक है। और तुम्हें पता है पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे करके लिख लो, जैसे करके उदाहरण पाषाण काल, जैसे करके उदाहरण लिख लो पाषाण काल, पाषाण काल लिख लिया? जैसे करके उदाहरण लिख लो पाषाण काल, लिख लिया? अब ध्यान दो, देखो अब अच्छा समझ आ गया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। जहां का मानव क्या होगा? भाषा लिपि नहीं जानता होगा, ना ही उसने कोई इतिहास लेखन किया होगा, ठीक है। इसीलिए इस काल से क्या होंगे? इतिहास के लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो पाषाण काल ही ऐसा काल है जिससे इतिहास के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, केवल पत्थर के औजार वगैरह मिलेंगे। क्यों? इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। डालो अगला हेडिंग आद्य ऐतिहासिक काल, और पहले समझो, इधर ध्यान दोगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या किसे कहा जाएगा। देखो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? यहाँ का मानव तो ना भाषा जानता था ना लिपि जानता था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था, यहाँ का जो मानव था वो भाषा से परिचित था, भाषा जानता था। यहाँ का मानव लिपि को जानता था, लिपि से परिचित था, भाषा से परिचित था, लिपि से परिचित था, भाषा लिपि को जानता था। और यहाँ के मानव ने क्या किया? इतिहास लेखन भी किया। क्या किया? इतिहास लेखन भी किया, इतिहास लेखन किया यहाँ के मानव ने, समझ रहे हो? भाषा नहीं, भाषा जानता था, लिपि जानता था, इतिहास लेखन किया। लेकिन हुआ क्या? यहाँ से जो इतिहास के लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता। आधा इतिहास अधूरा हो गया, नहीं हो गया वो भाई, जब पढ़ने में सफल इतिहास है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है तो वो आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, आधा इतिहास हो गया नहीं हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को, कैसे पढ़ेंगे? जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता को इसमें हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? लिखो मत, लिखवा मैं दूंगा, तुम समझो, बस पहले समझ लिया करो, लिखवा मैं अपने आप दूंगा, ऐसे तुम उल्टा सीधा गलत लिख दोगे ना। चलो डालो हेडिंग आद्य ऐतिहासिक काल और डैश करके लिखो यहाँ का मानव भाषा और लिपि से परिचित था,
यहाँ का मानव भाषा और लिपि से परिचित था, भाषा और लिपि से परिचित था। वह उसने इतिहास लेखन का कार्य भी किया था। वह उसने इतिहास लेखन का कार्य भी किया था। वह उसने इतिहास लेखन का कार्य भी किया था। इतिहास लेखन का कार्य भी किया था। और यहाँ से इतिहास के लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इतिहास के लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इतिहास के लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। परंतु उन्हें पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। परंतु उन्हें पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसीलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक, लिख लिया? चलो आप ध्यान दो, ऐतिहासिक काल कैसे कहेंगे। तो तुम्हें पता चल गया प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक तो आप समझ ही जाओगे तुम क्या होता है भैया। ऐतिहासिक का मतलब है यहाँ का मानव भाषा लिपि से परिचित था, उसने इतिहास लेखन किया, यहाँ से इतिहास के लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ने में हमें सफलता भी प्राप्त हुई है नहीं है भाई? उन्हें पढ़ने में हमको सफलता भी मिली। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। जैसे अशोक था, अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 ईस्वी में सफलता मिली। क्यों? 1837 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इस व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। समझ गए? जेम्स प्रिंसेप ने तो सबसे पहले पढ़ा। और एक व्यक्ति था पाद्रोही फैनथेलर, उसने क्या की थी? अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। क्यों? तो ये जब अशोक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। समझ आया नहीं आया? बताओ। यहाँ का मानव क्या होगा? यहाँ का मानव भाषा जानता होगा। क्या जानता होगा? भाषा से परिचित होगा, लिपि से परिचित होगा, इतिहास लेखन किया होगा। उसने क्या किया होगा? इतिहास लेखन किया होगा। और उस इतिहास को पढ़ने में सफलता भी मिली होगी। पढ़ने में हमें सफलता भी मिली है। क्या मिली है? सफलता मिली। ठीक है, तो इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? तो ऐतिहासिक काल में कुछ प्राचीन इतिहास का भाग भी है, जैसे अशोक है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, ठीक है, कुषाण वंश है। इन सबका जानकारी मिली है और इनका इतिहास को पढ़ा भी गया है। इनसे पुस्तकें मिली हैं, उन पुस्तकों को भी पढ़ लिया गया। क्यों? मध्यकालीन भारत का इतिहास है भाई, उसमें भी जितने अभिलेख, क्या हुआ बेटा? उसमें भी जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ लिया गया। फिर आ जाओ आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में भी सारे ग्रंथों को पढ़ लिया गया। पढ़ लिया गया नहीं पढ़ लिया गया? तो यहाँ पे हम किसे पढ़ेंगे? यहाँ पे हम जैसे मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन है और आधुनिक इतिहास है, इन सबको पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? और कुछ प्राचीन इतिहास भी पढ़ेंगे। कुछ प्राचीन इतिहास भी आएगा। क्या आएगा? प्राचीन इतिहास भी आएगा। यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? तो डालो हेडिंग ऐतिहासिक काल और लिखो डैश करके। बोले देखो, इस काल का मानव भाषा,
लिपि से परिचित था, भाषा लिपि से परिचित था और उसने इतिहास लेखन भी किया था, और उसने इतिहास लेखन भी किया था, और उसने इतिहास लेखन भी किया था, इतिहास लेखन भी किया था तथा उस इतिहास को पढ़ने में सफलता भी मिली, उस इतिहास को पढ़ने में सफलता भी मिली। इसीलिए इस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसीलिए इस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये तुम्हें पता चल गया प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। अगर कोई पूछने लगे बताओ प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो तुरंत क्या जवाब होना चाहिए कि मतलब यहाँ का मानव भाषा नहीं जानता था, ना लिपि जानता था, ठीक है। तो इसलिए इतिहास लेखन नहीं कर पाया। जब इतिहास लेखन नहीं किया तो इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, प्राग ऐतिहासिक काल। और इस काल में किसे रखा गया, पाषाण काल को रखा गया। इसमें किसे रखा गया, पाषाण काल को। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल का मानव होता वो भाषा तो जानता था, लिपि भी जानता था, उसने इतिहास लेखन भी किया था, लेकिन इस इतिहास को पढ़ने में उसे सफलता, मतलब हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। इसीलिए इसे क्या कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल। आ रहा है समझ। ऐतिहासिक काल किसे कहा गया, यहाँ का मानव भाषा भी जानता था, लिपि भी जानता था और इतिहास लेखन भी किया उसने, और इस इतिहास को पढ़ने में सफलता भी मिली। इसीलिए इसे क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल कहा गया। ऐतिहासिक काल में जैसे करके लिखो, जैसे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और कुछ प्राचीन इतिहास, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या होगा, पाषाण काल होगा। सर इनके टाइम पीरियड वगैरह नहीं लिखा है। टाइम पीरियड बता दूं, हाँ चलो टाइम पीरियड बता दूंगा, ठीक है। देखो प्राचीन इतिहास होगा, प्राचीन इतिहास 712 से पहले तक रहेगा। क्यों, 5000 साल पुराना इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, ठीक है नहीं है। लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है, 2550 लगभग। क्यों, 2550 से लगभग 1750, यानी कि 2550 ईसा पूर्व से हम इतिहास को पढ़ेंगे। और 2550 से 712 से पहले का इतिहास प्राचीन इतिहास होगा नहीं होगा। फिर 712 की बात करूं मैं तो 712 से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, और 712 से मध्यकालीन भारत कब तक चलेगा, तो वो 1707 तक चलेगा। क्यों, औरंगजेब के अंत तक मध्यकालीन भारत रहेगा, ठीक है। 1707 के बाद में फिर जो होगा आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा, और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेके और वर्तमान तक चलेगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हो गया, समझ गए। यहाँ स्टोन एज की बात करेंगे हम, स्टोन एज में बता दूंगा, ठीक है, सही है। और बताओ, और कोई समस्या। तो सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे, लेकिन पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भाई इतिहास का पिता कौन था, इतिहास लेखन का कार्य किसने स्टार्ट किया है, नहीं। तो हम देखो इतिहास के पिता के बारे में बात कर रहे हैं, गाड ऑफ द हेडिंग इतिहास का पिता। चलो पाषाण काल उसके बाद स्टार्ट करेंगे, इतिहास का पिता। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी, भाई इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना हमें। चलो देखो ध्यान दोगे इधर, ठीक है।
देखो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। क्यों? इतिहास का पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। अब ये जो हेरोडोटस था ये कौन था? तो ये यूनानी, कहाँ का? ग्रीक या यूनानी। क्यों? ग्रीक या यूनानी एक महान इतिहासकार और खगोलविद था, भूगोलवेत्ता और खगोलविद था। ये कौन था? भूगोलवेत्ता और खगोलविद। भूगोल लिखना नहीं है, समझ लो, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? तुम इधर ध्यान दो। ये कौन था? एक भूगोलवेत्ता और साथ में कौन था? खगोलविद था। खगोलविद था, भूगोलवेत्ता और खगोलविद था। कौन? हेरोडोटस। और इस हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास लेखन का प्रारंभ किया। इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया। किसने किया? हेरोडोटस ने किया। अब बात आती है इसने किस पुस्तक से इतिहास लिखना स्टार्ट किया और कौन सी घटना का वर्णन किया? तो इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका है नहीं है? हिस्टोरिका बताओ। तो इसने इस हिस्टोरिका पुस्तक से ही इतिहास लेखन का प्रारंभ किया, ठीक है? और इसने क्या किया? इस हिस्टोरिका पुस्तक में ही एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे बोला जाता है पेलोपोनेसिया का युद्ध। पेलोपोनेसिया, हाँ ऐसे है, ठीक है, का युद्ध। तो यानी कि ये जो हेरोडोटस था, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले इसी युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध से ही क्या हुआ है? इस युद्ध से इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ है। इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ है। ठीक है। और ये इसने जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है ये ग्रीक या यूनानी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। समझ गए? इस पुस्तक से अब देखो अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा पेपर में, हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, इस शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता भी कौन होगा? शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता भी कौन होगा? हेरोडोटस होगा। कौन होगा? हेरोडोटस होगा। अब बात आती है इस हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा किसने दी? इसे इतिहास के पिता की ये संज्ञा जो है ये किसने कह के पुकारा इसे इतिहास का पिता? तो एक रोमन दार्शनिक था। रोमन दार्शनिक कौन था? रोमन दार्शनिक। कौन था? रोमन दार्शनिक। और जिसका नाम क्या था? रोमन दार्शनिक जिसका नाम था सिसरो। क्या नाम था? सिसरो। इस सिसरो नामक व्यक्ति ने इसे इतिहास का पिता कहकर बुलाया है। सिसरो ने इसे क्या कहा है? इतिहास का पिता कहकर बुलाया। किसे? हेरोडोटस को। अच्छा, इस हेरोडोटस का उल्लेख हमारे भारतीय ग्रंथों में भी है। भारतीय ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब भारतीय ग्रंथों में इसे संस्कृत भाषा में इसका नाम मिलता है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में हेरोडोटस को हरिदत्त कहा गया है। क्या कहा गया है? हरिदत्त। मतलब भारतीयों का ये मानना है कि ये जो इतिहास लेखन करने वाला व्यक्ति था वो भारतीय ही था और उसका नाम क्या था? हरिदत्त था। क्या नाम था? हरिदत्त। क्या क्लास ले रहे हैं? हाँ हाँ। तो देखो ध्यान दो, संस्कृत भाषा में इस हेरोडोटस को क्या कहा गया है? हरिदत्त कहा गया है। क्या कहा गया है? हरिदत्त कहा गया है। तो देखो हेरोडोटस के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का पिता कौन था, उसे इतिहास के पिता की संज्ञा किसने दी, ठीक है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, किस पुस्तक से इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ, हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था, ये सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी इतिहास का पिता और डैश करके लिखो इतिहास का पिता यूनानी व्यक्ति। देखो इतिहास का पिता ग्रीक या यूनानी व्यक्ति, इतिहास का पिता ग्रीक या यूनानी व्यक्ति
इतिहास का पिता ग्रीक या यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस को कहा जाता है। ग्रीक या यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस को कहा जाता है। ग्रीक या यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। देख लिया? ये एक महान इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और खगोलविद था। ये एक महान इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और खगोलविद था। महान इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और खगोलविद था। खगोलविद था। खगोल नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्रों की जानकारी, ठीक है, ये सब कौन? खगोलविद को ही तो होती है। तो जो ग्रहों की जानकारी रखता है, नक्षत्रों की जानकारी रखता है, वो खगोलविद कहलाता है। क्या कहलाता है? खगोलविद कहलाता है। समझ रहे? देखो, इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जो इतिहास की प्रथम पुस्तक है। जो इतिहास की प्रथम पुस्तक है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जो इतिहास की प्रथम पुस्तक है। प्रथम पुस्तक है। इसी पुस्तक से इसने पेलोपोनेशिया के युद्ध से सामने लिखा हुआ है, देखो, पेलोपोनेशिया के युद्ध से, इसी पुस्तक से इसने पेलोपोनेशिया के युद्ध से इतिहास लेखन का प्रारंभ किया है। 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 पेलोपोनेशिया नामक युद्ध से इतिहास लेखन का प्रारंभ किया है। लिख लिया? हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता हेरोडोटस को ही माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता हेरोडोटस को ही माना जाता है। हेरोडोटस को ही माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता हेरोडोटस को ही माना जाता है। इसे भारतीय ग्रंथों में संस्कृत भाषा में इसे भारतीय ग्रंथों में संस्कृत भाषा में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। 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 लिखो, नई लाइन से लिखना। हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा, देखो, हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा, हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा दी गई है।
रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा दी गई है। संख्या सर, हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा दी गई है। वो ऊपर नाम लिखा है, वो सिसरो के द्वारा दी गई है, सिसरो के द्वारा दी गई है। देख लिया? चलो अब देखो, अब डालो तुम हेडिंग, पाषाण काल पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। भाई प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल ही तो पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। क्यों? तो देखो ध्यान देगा, ये बताओ याद हो रहा है? याद करा दूंगा, ऐसे पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम बच्चों की संख्या बढ़ाओ, नहीं तो अगर बच्चों की संख्या कम रहेगी तो यहाँ क्लास बंद हो सकती है। ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं हिस्ट्री याद करा दूंगा, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आज जितना पढ़ाऊंगा कल उतना पहले सुनूंगा तुमसे, ठीक है। उसके बाद फिर अगली क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए याद करने की आदत डालोगे, ठीक है। समझ गए? सुनूंगा डेली में, पहले आके जितना पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन डेली कराऊंगा, ठीक है। तो जो साथ वाले तुम्हारे रह गए उन्हें भी बुलाओ, ठीक है। क्लास तुम्हारी हिस्ट्री की बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। सारी हिस्ट्री याद करा दूंगा जितनी भी पढ़ाऊंगा तुम, समझ गए? चलो देखो, तो प्रागैतिहासिक काल ही की तो बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे? प्रागैतिहासिक काल। क्यों? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, अगर पूछ लिया जाए प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल का समय है 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक। 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक का जो समय होगा वो प्रागैतिहासिक काल का समय होगा। अब इस समय को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हम किसे पढ़ेंगे? पाषाण काल को पढ़ेंगे। क्यों? तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ने वाले हैं? पाषाण काल को, स्टोन एज को पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ने वाले हैं? पाषाण काल को। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक क्या होगा? नवपाषाण काल होगा। क्या होगा? नवपाषाण काल, ठीक है। वो सॉरी, पुरापाषाण काल होगा। क्या होगा? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के अगर मैं समय की बात करूं तो यह 5 लाख बीसी से और 10,000 बीसी तक का होगा। क्यों? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का होगा। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का होगा। 10,000 बीसी तक का समय होगा। यह पुरापाषाण काल का होगा, ठीक है। पुरापाषाण काल के बाद हम पढ़ेंगे अगले मध्यपाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल के अगर मैं समय की बात करूं तो यह 8000 बीसी से, कितने से? 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का होगा। कितना होगा? 4000 बीसी तक का। 4000 बीसी तक का समय होगा, ठीक है। बीसी का मतलब जानते हो? बीसी एडी के बारे में सभी को पता है? यस सर। नहीं पता? सर पता है सर। बीसी तो मतलब है पता सभी को? सभी को, यानी कि यहाँ के बच्चे थोड़े होशियार हैं। टर्मेंट काली में इतने होशियार बच्चे नहीं, वहाँ संख्या बहुत है क्योंकि जिला है भाई, बहुत भीड़ है वहाँ पे, लेकिन इतने होशियार बच्चे नहीं है। तुम फिर भी जवाब दे रहे हो, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता था ईस्वी क्या है, बीसी क्या, एडी क्या है, बीसी क्या है, ठीक है। समझ गए? एडी क्या है? एडी को एनन डोमनी बोला जाता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से एडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद भी जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी एडी में गिनी जाएंगी, ईसवी में गिनी जाएंगी। किसमें गिनी जाएंगी? ईसवी में गिनी जाएंगी। बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यही तो बोला जाएगा। वो ईसवी बीसी के लिए बोला जाएगा, जन्म से पहले। हाँ, जन्म से पहले की। और एनन डोमनी आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, ठीक है। ये एनन डोमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? एनन डोमनी, ठीक है। अब देखो ये जो बचा नवपाषाण काल, क्या बचा? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय होगा, तो नवपाषाण काल का समय 7000 बीसी से
7000 BC से 1000 BC तक का माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 1000 BC तक का माना जाएगा। तो ये इनके टाइम पीरियड्स हैं। हालांकि ये टाइम पीरियड्स, ध्यान दो इधर, ये टाइम पीरियड्स इतने प्रमाणित नहीं है, ठीक है। ये तो भाई इतिहासकारों ने बता दिया, वो औजार वगैरह मिले उनके आधार पे कि ये कितने पुराने हो सकते हैं, एक अंदाज से बता दिए। तो ये इतने प्रमाणित समय नहीं है, इसीलिए ये समय पेपर में नहीं आती, ठीक है। तुम इसकी टेंशन ना लो, ये समय कोई भी पेपर में नहीं आएगा। हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया। तो हम क्या पढ़ेंगे? पुरापाषाण काल पढ़ेंगे। डालो चैप्टर हेड, डालो पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल डालो। अब देखो, समझो, ध्यान दोगे पहले। देखो यहाँ का जो मानव था, पाषाण काल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पाषाण काल का जो मानव था, इसने अपने विकास और उत्थान के लिए, इसने क्या किया? इसने अपने विकास और उत्थान के लिए, विकास और उत्थान के लिए इसने क्या, किसे चुना? पत्थर को चुना। किसे चुना? पत्थर को। पत्थर को ही तो पाषाण कहा जाता है, क्यों? और यहीं से क्या हुआ? पाषाण संस्कृति का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पाषाण संस्कृति का जन्म हुआ। पाषाण संस्कृति का जन्म होता है, ठीक है, जन्म हुआ। यहाँ का जो मानव था, देखो मैंने तुम्हें बताया, पाषाण काल का मानव जो था वो ना तो भाषा जानता था, ना लिपि जानता था। भाषा लिपि नहीं जानता था, उसका दिमाग विकसित नहीं था, समझ विकसित नहीं थी उस मानव की, ठीक है। मानव तो था लेकिन समझ विकसित नहीं थी। जैसे हम लोग कपड़े पहने, अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी भाषा बोल रहे हैं, अच्छे समाज में रह रहे हैं, अच्छी संस्कृतियों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का मानव को समाज उमाज से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, बिल्कुल जानवरों की तरह रहता था, जानवर था, समझ लो, हाँ नहीं था। और यहाँ का जो मानव था, पाषाण काल का मानव, वो अब इसका मुख्य व्यवसाय इसका केवल क्या था? आखेट करना था। आखेट का मतलब जानते हो क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। शिकार करना, यानी कि इसका मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। और ये पूरी तरह से अपने भोजन के लिए जानवरों पर आश्रित था। किस पर आश्रित था? जानवरों पर। यानी कि यहाँ का जो मानव था वो जानवरों का शिकार करता था। शिकार करने के बाद उनका कच्चा मांस खाता था। समझ गए? समझ विकसित नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो शिकार करेगा किससे? तो भैया देखो पुरापाषाण काल में वो क्या करेगा? इस यहाँ पर पाषाण काल में पत्थर का ही तो प्रयोग करेगा। समझ गए? पत्थर का प्रयोग करके क्या करेगा? शिकार करेगा, ठीक है। जैसे मान लो आंधी तूफान या भूकंप वगैरह आया तो बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरे, उसमें जानवर घायल हो गए, ठीक है। तो उसने देखा कि घायल जानवर, उन्हें पकड़ कर उनका मांस खा लिया, ठीक है। तो उसने देखा यार पत्थर से इसको चोट लग रही है, क्यों? थोड़ा दिमाग विकसित हुआ उसका, यानी कि उसने फिर क्या किया? पत्थर उठा के मारना स्टार्ट कर दिया उसके। तो अगर ठीक से लग जाता था तो जानवर गिर जाता था, ठीक से नहीं लगता था तो भाग जाता था, क्यों? तो उसने सोचा यार इसका मतलब पत्थर से इसे चोट लगती है। तभी उसने उस पत्थर को घिसा, नुकीला बनाया। नुकीला बना के वार किया तो पत्थर शरीर में मांस में घुस गया तो वो जानवर लड़खड़ा के गिर गया। तो उसने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? जानवर गिर जा रहा है। तो ऐसे करके उसने क्या किया? उसने पत्थरों का यूज किया शिकार के लिए। समझ गए? नुकीले पत्थर बनाए, उनसे क्या करने लगा? वो शिकार करने लगा। क्या करने लगा? शिकार करने लगा। डालो हेडिंग पाषाण काल, पूरा पाषाण काल डाल दिया, लिखो डैश करके। शिकारी बन गया वो। क्या बन गया? शिकारी बन गया। और शिकार करके जानवरों का मांस खाने लगा, उस मांस का संग्रह करने लगा। समझ गए? जी सर। तो लिखो, बोले जी सर। देखो, इस काल के मानव ने अपने विकास और उत्थान के लिए, इस काल के मानव ने अपने विकास और उत्थान के लिए सर्वप्रथम पत्थर को चुना। सर्वप्रथम पत्थर को चुना
सर्वप्रथम पत्थर को चुना, पत्थर को चुना और इसीलिए इस काल को पाषाण संस्कृति के नाम से जाना गया और इसीलिए इस काल को पाषाण संस्कृति के नाम से जाना गया, पाषाण संस्कृति के नाम से जाना गया, पाषाण संस्कृति के नाम से जाना गया। अब बात आती है पाषाण संस्कृति की खोज किसने की। ये भाई पाषाण संस्कृति की खोज किसने की, ठीक है, तो ध्यान दो। जो कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट बुरुसफोर्ड, रॉबर्ट बुरुसफोर्ड, ये तुम्हें लूसेंट में भी मिल जाएगा नाम, ठीक है, देखना खोल के। रॉबर्ट बुरुसफोर्ड ये व्यक्ति थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में एक हैंड एक्स की खोज की थी, पत्थर से निर्मित हैंड एक्स की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हैंड एक्स। हैंड एक्स, हैंड एक्स का मतलब हुआ हत्थेदार कुल्हाड़ी, हत्थेदार कुल्हाड़ी, हत्थेदार कुल्हाड़ी, ठीक है, इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट बुरुसफोर्ड ने हत्थेदार कुल्हाड़ी की खोज की थी, जो किससे निर्मित थी? पत्थर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी। तो अगर मैं कह दूं पाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो रॉबर्ट बुरुसफोर्ड को जाता है। किसे जाता है? रॉबर्ट बुरुसफोर्ड को। और इन्होंने ही पूरा पाषाण काल में एक हत्थेदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हत्थेदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। लिखो, बोले, लिखो, बोले, भारत में पाषाण काल की खोज का श्रेय, लिखो, नई लाइन से लिखो, भारत में पाषाण काल की खोज का श्रेय, पाषाण काल की खोज का श्रेय, खोज का श्रेय रॉबर्ट बुरुसफोर्ड नामक व्यक्ति को जाता है। ये लिखा है नाम, रॉबर्ट बुरुसफोर्ड नामक व्यक्ति को जाता है। रॉबर्ट बुरुसफोर्ड नामक व्यक्ति को जाता है। इसके द्वारा सर्वप्रथम, इसके द्वारा सर्वप्रथम इसके द्वारा सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में पत्थर की बनी हैंड एक्स, ब्रैकेट में कर देना हत्थेदार कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी हैंड एक्स, ब्रैकेट में कर दो हत्थेदार कुल्हाड़ी, हत्थेदार कुल्हाड़ी की खोज की गई, खोज की गई, लिख लिया? तो अगर तुमसे पूछा जाए हैंड एक्स, हत्थेदार कुल्हाड़ी की खोज कौन से काल में काल की है? पुरापाषाण काल में। किसकी है? अब ये मत सोच लेना कि पुरापाषाण काल में खोज हुई थी। अरे खोज 1863 में हुई है, लेकिन बताया गया किस काल की है? ये पुरापाषाण काल की है, यानी कि 5 लाख बीसी से लगभग 10,000 बीसी के बीच की है नहीं है जो कुल्हाड़ी मिली है। ये अंदाजा लगाया, पता नहीं कैसे पत्थर से अंदाजा लगा लिया। भाई पत्थर की कोई एज थोड़ी होती है, पता नहीं सर कैसे लगाया होगा, पता नहीं, ये नहीं आता। चलो वैसे तो सही है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का तो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में C14 कार्बन डेटिंग पद्धति अपनाई गई है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है जिसकी आयु लगभग 12,000 साल है। क्यों? तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से जो कंकाल मिले, उन कंकालों में देखा गया कि कितना कार्बन शेष रह गया है। मतलब हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा जो है वो 12,000 साल में खत्म होगी। तो जब वो कंकाल को चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें अभी लगभग 6,500 साल का कार्बन बाकी था। तो वहीं से पता चल गया कि ये जो सभ्यता है ये कंकाल 5,000 साल पुराना है, लगभग 7,000 साल का कार्बन बाकी था उसमें। तो वो तो फिक्स है कि भैया 5,000 साल पुरानी थी सिंधु घाटी सभ्यता।
लेकिन पत्थर से कैसे पता चलेगा? पत्थर में कोई कार्बन वगैरह थोड़ी है, पत्थर का कोई डीएनए थोड़ी हो सकता है, क्यों? तो ये इतिहास अफवाहों और अनुश्रुतियों से भरा हुआ है। इतिहासकारों ने जो बता दिया है वही हमने मान लिया है, वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है नहीं? तो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ का जो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो भाषा और लिपि को बिल्कुल नहीं जानता था। यायावरी प्रकार का था, कैसा था? यायावरी। यहाँ का मानव कैसा था? यायावरी। यायावरी का मतलब जानते हो? घुमक्कड़ प्रजाति का था। कैसा था? घुमक्कड़ प्रजाति का था, घुमक्कड़ था। कैसा था? घुमक्कड़। यानी कि स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी इस मानव में, स्थायी निवास नहीं करता था। जहां भी शिकार मिलता था वहीं रहने लगता था। जब शिकार खत्म हुआ तो शिकार की तलाश में दूसरी जगह चला गया, वहीं रहने लगा। तो ऐसे करके घूमता रहता था। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? मध्यपाषाण काल में आई। क्यों? स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आएगी? मध्यपाषाण काल में आएगी। तो यहाँ के जो मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट करना, शिकार करना था। मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। शिकार के साथ में क्या करेगा? खाद्य संग्रह करेगा। क्या करेगा? खाद्य संग्रह करेगा, भोजन इकट्ठा करेगा अपने लिए। और किस प्रकार का होगा? यायावरी होगा। कैसा होगा? यायावरी का शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़ प्रजाति का। कैसा? घुमक्कड़ प्रजाति। समझ रहे? तो लिखो, उसके अगले से लिखो। देखो, पुरापाषाण काल के मानव का, देखो पुरापाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय, पुरापाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय आखेट ब्रेकेट करना, शिकार। आखेट करके आएगा पेपर में, शिकार तो सभी को पता होगा, ठीक है? आखेट का शाब्दिक अर्थ पूछेगा। आखेट ब्रेकेट करो, शिकार। शिकार ब्रेकेट बंद कर दो, करना था। और खाद्य संग्रह करना था, खाद्य संग्रह करना था, और खाद्य संग्रह करना था। इस काल का मानव पशु समान था। इस काल का मानव पशु समान था, पशु समान था, पशु समान था। और इसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी। अरे यार, दिमाग विकसित नहीं तो घर कहां से बनाएगा? क्यों? दिमाग विकसित होना चाहिए तभी तो घर बनाएगा। इसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी। यहाँ का मानव यायावरी, ब्रैकेट में कर देना, घुमक्कड़ प्रजाति। यहाँ का मानव यायावरी, ब्रैकेट में करो, घुमक्कड़ प्रजाति। यायावरी ब्रैकेट में करो, घुमक्कड़ प्रजाति का था। देख लिया? अब देखो, अगर पूछा जाए कि भैया पुरापाषाण काल से और क्या क्या चीजें मिली है, ठीक है, पुरापाषाण काल में, तो देखो तुम ध्यान दोगे इधर, जो चित्रकारी है, चित्रकारी, इस चित्रकारी के साक्ष्य भी हमें सबसे पहले कहां से मिलते हैं? पुरापाषाण काल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? पुरापाषाण काल से मिलते हैं। चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ पुरापाषाण का जो उदाहरण है पुरापाषाण काल का, वो भीमबेटका की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं हैं? भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं बताओ तुम कहाँ स्थित है? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इस भीमबेटका की गुफाओं के अंदर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं दीवारों पे खुदे हुए, और अधिकतर जो चित्र मिले हैं वो शिकार के चित्र हैं। कैसे चित्र हैं? शिकार के चित्र हैं, क्योंकि भाई इनका काम ही क्या था? शिकार करना ही तो था। पूरी तरह से मांस पे आश्रित थे, अनाज को जानते नहीं थे, फलों को जानते नहीं थे, सब्जियों को जानते नहीं थे, ठीक है? तो उन्होंने वैसे ही क्या किए? चित्र भी दीवारों पे खोदे हैं, ठीक है? तो अधिकतर भीमबेटका की गुफाओं में कौन से चित्र मिलते
मिलते हैं, शिकार के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो लिखो, नई लाइन से लिखना। इसी काल से चित्रकारी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसी काल से चित्रकारी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, सामने लिखा है, रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं इस काल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल का चित्रकारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल का चित्रकारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चित्रकारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। लिख लिया। अब बात आती है भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1957 ईस्वी में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई है। पूछा जाए इन गुफाओं की खोज की किसने है, तो इन गुफाओं की खोज एक व्यक्ति थे, इतिहासकार हैं, पुरातत्व विभाग में थे, ठीक है, जिनका नाम था विष्णु श्रीधर वाकड़कर। क्यों यही नाम था? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इनके द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई है। ठीक है, तो लिखो, इन गुफाओं की खोज 1957 ईस्वी में, इन गुफाओं की खोज 1957 ईस्वी में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई है। 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 का है इनका वो जल्दी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके लिखा जाएगा। तुम लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दबाजी हो जाता है। वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई है। लिख लिया? लिख लिया? अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पेपर में आती है, इधर ध्यान दोगे। अगर पूछा जाए आग की खोज कौन से काल में हुई है, तो भैया आग की खोज कौन से काल में हुई होगी? आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है। किस काल में हुई है? पुरापाषाण काल में। देखो आग की खोज हुई कैसे, बताओ, कौन बताएगा कैसे? पत्थर रगड़ने पर। देखो हम बताते हैं। हाँ, ऐसा हुआ था, भूकंप वगैरह आया था, ठीक है, आंधी वगैरह तूफान आया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ भाई, चट्टानें टूटी, चट्टानें गिरी, तो उनसे पत्थर गिरे, ठीक है, पत्थर गिरे तो वो पत्थर भारी मात्रा में गिर रहे थे, तो उनमें रगड़ लगी, ठीक है, टकराव हुआ। टकराव होने के कारण चिंगारी उत्पन्न हुई। भाई गर्मी का मौसम होगा तो नीचे तुम्हें पता है सूखे पत्ते, लकड़ियां वगैरह पड़ी हुई होगी, तो उन्होंने आग पकड़ ली, ठीक है। जब आग लगी तो भाई ऐसे करके बहुत सारा जंगल जल गया। जब जंगल जल गया तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर भी जल गए। तो यहाँ जो मानव था वो उसने देखा यार आग लग गई, वो डर गया। उसने सोचा पता नहीं क्या भूत प्रेत है, क्या है, कोई प्राकृतिक आपदा है, भूत प्रेत का साया तो नहीं है, वो डर गया। लेकिन आग शांत हुई तो उसने जब उसमें देखा तो उसमें बहुत सारे जानवर जले हुए थे। तो उसने क्या किया, उस जले हुए जानवर का मांस खाया।
समझ गए? जब जले हुए जानवर का मांस खाया तो उसे वो मांस और स्वादिष्ट लगा, ठीक है। जब स्वादिष्ट लगा तो अब वो क्या करने लगा, अब वो पत्थर रगड़ता था, पत्थर रगड़ के उससे चिंगारी निकलती थी, उससे आग लगाता, शिकार करके लाता था, उस जानवर को लटका देता था, तभी वो भून के मांस खाने लगा। तो ऐसे करके उसे पता चल गया ये आग है और इसमें मांस को जलाया जाता है, उससे भून के खाया जाता है। तो ऐसे करके आपको मांस को भून के खाने लगा, थोड़ी सोच विकसित हुई, समझ विकसित हुई, समझ गए? तो ऐसे करके पूरा पाषाण काल में किसकी खोज होगी, आग की खोज होगी। देखो इसी काल में आग की खोज हुई है, इसी काल में आग की खोज हुई है। इसी काल में आग की खोज हुई है, ठीक है। अब देखो पूरा पाषाण काल को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो पेपर में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है इसे। और अंग्रेजी में पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाएगा? स्टोन एज तो पाषाण काल को कहा जाता है, स्टोन एज। पूरा पाषाण काल को पैलोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलोलिथिक एज कहा जाता है। ये याद रखना, ये पेपर में आया हुआ है, पैलोलिथिक एज, पैलोलिथिक एज कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो लिखो पूरा पाषाण काल को, वहीं पे लिखो नई लाइन से जल्दी, पूरा पाषाण काल को पैलोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, पैलोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया? तो ये पूरा पाषाण काल हो गया कंप्लीट, ठीक है। पूरा पाषाण काल से इतना ही आएगा। ये बैच यूपी पुलिस एसआई का ही तो है, यूपी पुलिस मतलब यही यूपीएससी का बैच नहीं है, क्यों? हाँ, ये लेखपाल एसएससी, यूपी पुलिस एसआई, सिपाही, ये सारी तैयारियां होती है, क्यों? अच्छा ठीक। डालो अगला हेडिंग, मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आर्यावली मानव जो था वो किस काल का था, तो भुवक्कर प्रजाति का मानव था पूरा पाषाण काल। आग की खोज कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। हत्तेदार कुल्हाड़ी की खोज कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। हत्तेदार कुल्हाड़ी की खोज का श्रेय किसे? रावण पुरुष को कब हुई? 1863 में। ऐसे करके याद होना चाहिए तुम्हें, 1863 में, ये सब याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। नोट्स बनाओ, ठीक है। डालो हेडिंग मध्य पाषाण काल। अरे एक फोटो खींच लो, फोटो लो, इससे फोन से खींच लो मेरे से, एक फोटो खींच लो यार। अरे यार चलो पहले लिख दे, उसके बाद खींचना बेटा दिया, ठीक है बेटा, याद दिला देना, ठीक है। चलो देखो ध्यान दोगे इधर। अब डालो हेडिंग मध्य पाषाण काल, डाल दिया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब पहले समझोगे, ध्यान दोगे, इधर लिखवा मैं दूंगा, ठीक है, तुम इधर ध्यान दोगे। तो देखो पूरा पाषाण काल गुजर गया, तो अब जैसे ही जैसे समय बीतता जा रहा है तो मानव की समझ विकसित होती जा रही है, ठीक है, समझ विकसित होती जा रही है। अब वो क्या करने लगा भाई, उसने मतलब आधुनिक हथियार बना लिए। आधुनिक का मतलब जानते हो, मतलब पूरा पाषाण काल में तो वो ऐसे ही उसने पत्थर तोड़ा, उसकी नोक बनाई और उससे शिकार करने लगा, फेंक के मारने लगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, उस पत्थरों में धार लगाना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों में धार लगाना स्टार्ट कर दिया और तेज धार वाले हथियारों को बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, समझ गए। यहीं पे उसने क्या किया, तीर बनाए, क्या बनाए, तीर बनाए, धनुष बनाया, क्या बनाया, धनुष बनाया, मतलब बाण बनाए, धनुष बनाए, भाले बनाए, क्या बनाए, भाले। और ये सब चीज किसकी बन रही है, पत्थर की बना रहा है। किसकी बना रहा है, पत्थर की। लेकिन यार ये धनुष संभव नहीं है पत्थर से,
ये तो लकड़ी वगैरह से बनाया होगा, लेकिन तीर उसने बनाया हुआ पत्थर का नुकीला। क्यों? तीर तो बहुत बड़ा होगा। हाँ चलेगा कैसे? खूब चलेगा, ठीक है। जो यहाँ बताया गया है तो वही चीजें बता रहा हूँ। लकड़ी के पत्थर से बांधा होगा, है नहीं? वो उसने यहाँ पर लकड़ी में पत्थर की नोक बना के उस लकड़ी में उसे बांधा होगा और लकड़ी से ही फिर उसे चलाया होगा, ठीक है। सर हो सकता है हाथ से ऐसे मारा भाला फेंका। अब भाला ये फेंकने के लिए भाला फेंकती है, धनुष का उल्लेख मिलता है मध्य पाषाण काल से, ठीक है। तीर बनाया, धनुष बनाया, भाले बनाए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो इधर, ये जो मानव था इसने जब इन चीजों का तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? तेज धार। जब तेज धार आई पत्थर में तो इसीलिए इस युग को, इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज। अब यहीं से एक बात समझ आती है, माइक्रोलिथिक एज से क्या बात समझ आती है? यानी कि उसने नोकें बहुत महीन महीन तेज धार वाली बनाई और उन्हें लकड़ी वकड़ी किसी चीज में बांध के फिर निशाना लगाता था, है नहीं? भाई पत्थर तो बहुत भारी होगा, वो बच्ची सही कह रही है कि भाई पत्थर से इतना लंबा 3 पत्थर का थोड़ी बना देगा। इसीलिए माइक्रोलिथिक एज कहा गया, क्योंकि उसने क्या किया? उसने तेज धार बनाई, नोक जो भी बनाई वो बहुत तेज धार की थी। उसे लकड़ी के साथ धनुष से यूज किया, ठीक है। या लकड़ी का भाला बनाया और उसमें एक तेज धार वाली नोक की पत्थर की घुसेड़ दी और उससे क्या करने लगा? वो शिकार करने लगा। समझ गए? और यहीं से सबसे पहले यहाँ से मनुष्य में क्या आएगी? स्थायी निवास की प्रवृत्ति आएगी। किसकी प्रवृत्ति आएगी? स्थायी निवास। स्थायी निवास करने लगेगा वो यहाँ पे, ठीक है। देख किसी विशेष आकार के घर नहीं बनाएगा, वो बनाएगा ना पाषाण काल में गर्तावास, ठीक है। गड्ढा घर जिन्हें बोलते हैं, समझ गए? और यहीं पे क्या होगा? यहीं से एक साक्ष्य और मिलेगा, पशुपालन का साक्ष्य मिलेगा मध्य पाषाण काल से। किसका साक्ष्य मिलेगा? पशुपालन। और पशुपालन में इसने सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ते को बनाया। किसे बनाया? कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया। फिर उसके बाद घोड़ा था, ठीक है, घोड़े को बनाएगा पालतू पशु। लेकिन सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो कुत्ते को पालतू पशु बनाने का साक्ष्य मिलता है। ये एमपी मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है। एमपी के आदमगढ़ से, आदमगढ़ एमपी में, आजमगढ़ बस समझ लेना, आजमगढ़ तो यूपी में ही है। क्यों? एटा के आसपास कहीं पड़ता है। क्यों? आदमगढ़ है ये, आदमगढ़ भाई, ये आजमगढ़ मत समझ लेना, ये आदमगढ़ है। और यहीं से, और उसके बाद देखो ये कुत्ते को पालने के साक्ष्य मिले राजस्थान है। क्या है? राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है बाजौर। क्या नाम है? बाजौर। इस बाजौर से भी कुत्ते को पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए। बाजौर से भी किसके साक्ष्य मिले? कुत्ते को पालने के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल का जो मानव होगा उसकी समझ विकसित होने लगेगी। अब वो क्या करने लगेगा? तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लगेगा शिकार में, और उसी के लिए वो तीर बनाएगा, धनुष बनाएगा, भाले बनाएगा, ठीक है। तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग होगा, इसीलिए इस युग को क्या कहा जाएगा? माइक्रोलिथिक एज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माइक्रोलिथिक एज कहा जाएगा। मध्य पाषाण काल से ही सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। किसके साक्ष्य मिलेंगे? पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे, समझ गए। और पशुपालन में ये सबसे पहले किसे पालतू पशु बनाएगा? कुत्ते को पालतू पशु बनाएगा। और इस कुत्ते के पालतू पशु बनाने के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? एमपी के आदमगढ़ से और राजस्थान के बाजौर से मिलेंगे। यहीं से ये देखो, इसमें समझ विकसित हो जाएगी। यहीं से सबों को दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। किसके साक्ष्य मिलेंगे? सबों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होंगे। सबों को दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। देखो कैसे, यानी कि पुरापाषाण काल का मानव, उसकी समझ विकसित ही नहीं थी। उसे ये नहीं पता था कौन अपना है कौन पराया है। अगर वहां पे किसी की मृत्यु हुई तो वो उसका, जैसे मान लो किसी बीच में से कोई व्यक्ति मरा तो वो उसका तक मांस खा जाते थे। इंसान ही इंसान का मांस खा जाता था, समझ गए। पुरापाषाण काल में वहां से किसी को ना तो दफनाए जाने के ना जलाए जाने के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन मध्य पाषाण काल से दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। सबों को दफनाया गया है,
समझ गया, और वो भी जोड़े से स्त्री पुरुष को साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, युगल सावधान मिला है। यूपी है, यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है महदहा। क्या नाम है? महदहा यूपी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो मध्य पाषाण काल में यहाँ से युगल सावधान मिला है, स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अच्छा तुम बताओ, ये जो दफनाए जाने वाली समझ है ये मनुष्य में कैसे विकसित हुई? कौन बताएगा? महकारी होगी सर अपनापन अच्छा इसलिए गाड़ देता था। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है ना, तर्कशील बात नहीं है। क्यों सर? अपनापन लगना, अपनापन। चलो मैं बताता हूँ। देखो, अरे यार हम मानव हैं भाई, तो हमारे अंदर दिमाग विकसित हुआ है ऐसा थोड़ी। पहले हम भी क्या थे भाई? होमो सैपियंस था ना हमारे पूर्वज, यानी कि बंदर थे। तो यानी कि हमें कोई समझ नहीं थी। ठीक है भाई, वो झुक के चलने लगा, सीधा होके चलने लगा, फिर खड़ा होके चलने लगा, शरीर में बहुत सारे बाल थे। पूरा पाषाण काल में ऐसा ही तो था, जानवर ही तो था। लेकिन धीरे धीरे समझ विकसित होती गई। वो समझ विकसित कैसे हुई? तो वो प्रकृति को देख के ही तो विकसित होगी भाई। उस समय क्या दिया? मानव था और प्रकृति थी। मानव और प्रकृति दो ही लोगों का तो संबंध था, दो ही चीजों का। मानव का सीधे प्रकृति से संबंध था, यानी कि उसने प्राकृतिक चीजों को देख देख के उसके अंदर समझ विकसित हुई होगी। क्यों है? नहीं है? बताओ। तो देखो, दफनाए जाने की समझ बताते हैं इतिहासकार ऐसे करके विकसित हुई थी। तुमने देखा होगा, बताते हैं कौवा मर गया था। ठीक है, अब भी तुमने देखा होगा जब कौवा मर जाता तो बहुत सारे कौवे कां करके बहुत सारे कौवों को इकट्ठा कर लेते नहीं कर लेते। अगर तुम ध्यान से देखना तो वो क्या करते हैं? अपने पंजे से मिट्टी हटाते हैं। मिट्टी हटाने के बाद उसके साथ वाले सब क्या करते हैं? गड्ढा करते हैं, उस गड्ढे में उस कौवे को रख के उस पर मिट्टी डाल देते हैं। तो एक कौवा मर गया। ठीक है, कौवा मरा तो अब भाई मानव देख रहा था उसे, उसने देखा यार बहुत कौवे काय किए पड़े हैं। तो वो सब पूरी घटना देख रहा था। उसने देखा अरे यार ये लगता है इसकी मृत्यु हो गई और ये क्या कर रहे हैं? इसे दफना, मतलब इसको गड्ढा खोद के उसमें इन्होंने दबा दिया। तो अब मानव भी ऐसा ही करने लगा। उसका साथ वाला भी, उसने देखा यार मेरे साथ वाले की मृत्यु हो गई, उसने भी क्या किया? गड्ढा खोदा और उसमें दफन कर दिया उसने। तो ऐसे करके सोच विकसित हो रही है, समझ विकसित हो रही है भाई। है नहीं है? पहले मानव समझदार थोड़ी था, दिमाग नहीं था, उसके अंदर बुद्धि नहीं थी। है नहीं? तो वो बुद्धि क्या आई? प्रकृति को देख देख के तो आई प्रकृति को। उसने देखा कि यार ये इसके साथ वाली, ये इसे मतलब गड्ढा खोदा, उन्होंने उसमें दबा दिया, उसे मृत हो गया। तो वो भी ऐसा ही करने लगे। तो ऐसे करके क्या हुआ? ये दफनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हो गई। दफनाए जाने की प्रथा भी कहाँ से प्रारंभ हुई? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से हुई? नहीं तो पाषाण काल का मानव तो उसके साथ वाला का मृत हुआ, मरा तो उसका तक मांस खा जाते थे। समझ गए? तो सर जुड़े में क्यों अरे ये तो हो सकता है भाई, दो लोग एक साथ मर गए हो, एक कब्र से दो लोगों की, एक स्त्री है एक पुरुष की कंकाल मिले। ठीक है, तो इसलिए उसने सोचा कि दोनों एक साथ हो सकता है, दो लोग मरे हो तो दोनों को एक ही गड्ढे में उन्होंने कह दिया हटाओ इसी में कर दो। क्यों? ऐसा कोई विशेष संस्कृति नहीं थी। बाकी सिंधु सभ्यता जब आएगी तो सिंधु सभ्यता में भाई हड़प्पा और लोथल को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भाई युगल सावधान वहां से भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? वहां भी जोड़े के साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। वहां तो वहां मनुष्य के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। है नहीं? ऐसा क्या तो कुत्ते हो सकता मार के दफनाते हो? क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है। चलो पहले इतना लिखो जल्दी, बोले अरे डालो मध्य पाषाण काल, जल्दी लिखो। देखो इस काल का मानव, हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल और डैश करके लिखो। इस काल का मानव शिकार के लिए तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लगा। तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लगा। इस काल का मानव शिकार के लिए तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लगा। तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लगा। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस काल को
माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। 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 मध्य पाषाण काल का मानव मध्य पाषाण काल का मानव धनुष, बाण, भाले आदि का प्रयोग करने लगा था। धनुष, बाण, भाले आदि का प्रयोग करने लगा था। आदि का प्रयोग करने लगा था। प्रयोग करने लगा था। इसी काल से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसी काल से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और जो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बाजौर से मिले हैं। 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 देखो, इस काल के मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इस काल के मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इस काल के मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। इस काल के मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी और इसने गर्तावास ऐसे करके लिखो, गर्तावास ब्रैकेट में कर देना, गड्ढा घर। हाँ देखो इधर, का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ कर दिया था। इसके साक्ष्य महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। देख लिया। अब देखो, इसी काल में क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृद भांड। क्या बोला जाता है? मृद भांड बोला जाता है। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? मृद भांड बोला जाता है, याद रखना। और मिट्टी के बर्तनों के बनाने की कला भी विकसित हो गई थी मध्य पाषाण काल में। समझ गए? तो देखो, इसी काल से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ है, जिन्हें मृद भांड कहा जाता था। इसी काल से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण इसी काल से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण
प्रारंभ हुआ है। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है, जिन्हें मृद भांड कहा जाता था। ये लिखा है देखो, मृद भांड कहा जाता था, मृद भांड कहा जाता था। ये लिखा मृद भांड, मृद भांड कहा जाता था। लिख लिया? लिखो, बोले। इसी काल से शवों को दफनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। इसी काल से शवों को दफनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। शवों को दफनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई है, जिसके साक्ष्य यूपी के महदहा और दमदमा से प्राप्त होते हैं। ये लिखा है महदहा और दमदमा से प्राप्त होते हैं। यूपी के महदहा और दमदमा से प्राप्त होते हैं, दमदमा से प्राप्त होते हैं। लिख लिया? सर ये सर पिरामिड बने थे सर, जो मध्य कपास में काल में थे, पिरामिड थे सर। यार ये पिरामिडों का निर्माण मध्य पाषाण काल में नहीं, ये तो नव पाषाण काल में होगा। ठीक है, क्योंकि सर इसमें भी सर सबको दफनाया जाता था, इसमें भी सबको दफनाया जाता था। हाँ तो वो मिस्र के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड तो लगभग 10,000 साल पुराने हैं, क्यों? और यहाँ पे बात चल रही है देखो, ये 5 लाख BC और ये ठीक है वो लगभग 10,000 साल पुराने हैं भाई। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। 10 हाँ तो मध्य पाषाण काल की बात होती, 10,000 BC से वो 8,000 BC से 4,000 BC का समय था। ये मध्य पाषाण काल की बात होगी, ठीक है। मिस्र के पिरामिडों को जो बनाए गए हैं वो काफी पुराने हैं ना, लगभग 10,000 साल पुराने, तो मध्य पाषाण काल की बात है, ठीक है। अब डालो अगला, तुम हेडिंग डालो नव पाषाण काल। भाई पाषाण स्टोन एज चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, नव पाषाण काल हेडिंग डाल दो तुम, स्टोन एज खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। नव पाषाण काल हेडिंग डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय क्या? अजय कुमार। अजय कुमार। नव पाषाण काल हेडिंग डाल दो। तो नव पाषाण काल आते आते मानव की सोच और विकसित हो जाएगी, क्यों? यस सर। नव पाषाण काल आते आते मानव की सोच और विकसित हो जाएगी। स्थायी निवास की प्रवृत्ति तो मध्य पाषाण काल में आ गई थी, उसमें पशुओं को पालने लगा था। यहाँ पे अब देखो सबसे बड़ा काम क्या होगा, नव पाषाण काल का जो मानव होगा यहाँ पे आपको कृषि करना प्रारंभ कर देगा। क्या करना प्रारंभ कर देगा? कृषि करना प्रारंभ कर देगा। अगर पूछे कृषि का प्रारंभ कब हुआ, तो कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। अब देखो मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पहली जो फसल थी वो जौ थी। कौन थी? जौ थी। और इस जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताओ? कहाँ से मिले जौ के साक्ष्य? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से मिले हैं और साथ में बलूचिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बलूचिस्तान से मिले हैं और साथ में अफगानिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं किसके? और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, MP में। एक बार चेक कर लेना, MP में, UP में। MP में पड़ता है मेहरगढ़, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मिले हैं जौ के साथ। अच्छा, मनुष्य द्वारा उगाई गई ये तो पहली फसल थी। अगर पूछ लिया जाए दूसरी फसल कौन सी थी, मनुष्य ने दूसरी फसल कौन सी उगाई, तो दूसरी फसल मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली गेहूं थी। और दूसरी चावल थी। दूसरी चावल थी। क्या थी? चावल। और तीसरी फसल क्या थी? तीसरी फसल गेहूं थी। तीसरी फसल क्या थी? गेहूं थी। कहाँ से मिले हैं? मिला? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलो लिखो, बोले हेडिंग डालो, नव पाषाण काल और डैश करके लिखो। सही है? लिखो जी सर। इस काल के मानव में स्थायी निवास के साथ साथ कृषि करने की सर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है ये तो। सही है, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान दोनों शायद एक ही जगह है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में ही है, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और अफगानिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से। तो देखो इस काल के मानव में क्या बोला था? स्थायी निवास के साथ साथ कृषि करने की प्रवृत्ति भी आ गई थी। कृषि करने की प्रवृत्ति भी आ गई थी। कृषि करने की प्रवृत्ति भी आ गई थी और इस काल का मानव कृषि करने लगा था। इस काल का मानव कृषि करने लगा था। कृषि में सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल, कृषि में सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल, कृषि में सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल जौ थी, जिसके साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़, जौ थी जिसके साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ और अफगानिस्तान से मिलते हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ और अफगानिस्तान से मिलते हैं। दूसरी फसल चावल थी और तीसरी फसल गेहूं थी। दूसरी फसल चावल थी और तीसरी फसल गेहूं थी। सर इसमें ये कैसे पता चला ये खाने लायक है जौ और गेहूं और चावल? यार ये स्वाद आया होगा सर। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, घास वास ऐसा हुआ होगा, पता है। देखो भाई ये तो ईश्वरीय देन है। ऐसा तो है नहीं भाई ये इन्होंने खोज की हो। जौ चावल ये सब पहले से ही होते होंगे। क्यों भाई? अनाज को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने ही तो बनाया सब कुछ। तो भाई सोच विकसित हुई, समझ विकसित हुई, तो मानव ने दिमाग लगाया। और जैसे तुम बैठे बैठे कोई ना कोई दिमाग लगाते रहते हो, खुरापात करते रहते हो, ऐसे उसने भी दिमाग लगाया होगा। भाई भूखा होगा, उसने देखा होगा, भाई उसने सोचा होगा यार कुछ नहीं मिल रहा है, लाओ घास फूस ही खाया जाए। तो ऐसे घास फूस को वो खाने लगा होगा, उससे एनर्जी मिली होगी। तो ये चावल मिल गया होगा, जौ मिल गया होगा, ऐसे खाया होगा उसने, वो स्वादिष्ट भी लगा होगा जायके में। तो ऐसे करके भैया वो खाने लगा, ऐसे समझ गए है नहीं? नहीं पहले तो कच्चा ही मांस खाता था, कोई भून के थोड़ी खाता था। तो हो सकता है भैया मांस उस ना मिला हो तो उसने चलो घास से ही काम चलाया। ये किस लिए है? ठीक है, उसने उसे तोड़ा होगा, देखा होगा क्या है ये, तो उसने चेक किया होगा, उसने लाओ देखता हूँ चेक करके, ठीक है, तो वो उसे स्वादिष्ट लगा, वो खाने लगा। क्यों ऐसे करके? कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों है नहीं? अब ध्यान दो, देखो जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में कृषि का याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कृषि की खोज हुई है। किसकी खोज हुई है? कृषि की खोज हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो अगली बात ध्यान दो, नवपाषाण काल का भी एक और नाम है, इसे न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसे न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इसे न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो एक फोटो सामने से, इधर से मैं खींच ले रहा हूं तुम्हारा और उधर से तुम खींच लेना एक, ठीक है।
लो बेटा इधर आओ। अजय, अजय नाम तुम्हारा? लो जाओ पीछे वाले कैमरे से एक फोटो खींचो। सर जी अभी जहाँ वो खाते हैं कच्चे जानवर, हैं? अभी ये जगह पे तो खाते हैं कच्चे। चीन में खा जाते हैं सब, ठीक है। एक जगह नागालैंड में खा जाते हैं, ठीक इसे बंद करो, वीडियो बंद करो इसे बंद करो। 30 की तो नहीं हुई, देखो पूरे 30 की। 5 मिनट है। 5 मिनट है, चलो तो 5 मिनट और पढ़ा देना। 5 मिनट और पढ़ा देना। देखो यार फोटो किससे खींचेगा? प्रदीप ने बोला फोटो खींच के लाना। चलो देखो तो अगले बताते हैं आप, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा? तो मैंने तुम्हें पाषाण काल के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है। पास स्टोन एज हो गया हमारा, इससे दोनों तरफ से खींच लेना, ठीक है। बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। तुम पढ़ाओ ना इधर क्या कर रहे हो? हाँ तो देखो अब ध्यान दो, अगला जो चैप्टर होगा हमारा भाई पाषाण काल हो गया। अब आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? हाँ बोलो बेटा। पहिए की खोज आपने बताना भूल गए। क्या चीज? पहिए की खोज। पहिए की खोज। अरे यार पहिए की खोज लिख लो, नव पाषाण काल में हुई थी। चाक की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। 2 पॉइंट उसमें और बढ़ा लो, ठीक है। चाक को देख के पहिया बनाया गया। किसे देख के? चाक को देख के पहिया बनाया गया था। पहिए की खोज, चाक की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। लिख लो जल्दी। आग की खोज पुरा पाषाण काल में होगी। आग की खोज कब होगी? पुरा पाषाण काल में। और पहिए की खोज होगी नव पाषाण काल में, ठीक है। लिख लो। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों आद्य ऐतिहासिक काल? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। कल हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो सिंधु घाटी की सभ्यता होगा, लेकिन कल क्लास हो नहीं पाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता होगा क्योंकि मेरी क्लास चलेगी मंगलवार से। मंगलवार से चलेगी क्लास, अब ठीक है। मंगलवार से चलेगी? हाँ। कितने का? अरे क्यों, मेरा एग्जाम है, मैंने बोल दिया ना पहले। तो आज कोई टीचर नहीं है। अच्छा बीटीसी? बीटीसी नहीं, वो टाइपिंग है ना उसकी, जूनियर असिस्टेंट लखनऊ है। अच्छा 15 तारीख। कोई दिक्कत नहीं। हो गया, सामने से ले लिया, इधर से ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। हम ये कंटिन्यू रखेंगे क्लास। अभी 2-3 दिन बाद ये जब स्टार्ट होगी तो तुम्हारा सारा इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। कितना टाइम बचा? 10 मिनट और बोलो। 2 मिनट और है। चलो थोड़ा सिंधु घाटी के बारे में बता देते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी बेटा, अभी का ध्यान दे लो इधर भाई। कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटे की क्लास पूरी चला करेगी तुम्हारी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया? तो मैं ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बताओ क्यों रखा गया? बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया? आगे से ज्यादा साइड पहले मिल गए थे, इसलिए रखा गया। नहीं सर, सही से बताओ जल्दी। ये कह रहे तुम्हारे साथ में एक टीचर आते हैं, वो बहुत गलत करवाते हैं, यहाँ पे शोर करवाते हैं। तुम्हारे लिए कह रहे हैं। अभी क्लास में आके आए ना, कह रहे थे मैं क्लास बंद करा दूंगा यहाँ पे। पूरी क्लास लगा के आए नहीं। अरे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टीचर नहीं होता तो बच्चे शोर करने लगते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ते होंगे, टीचर का काम पढ़ाने का, पढ़ाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया समझ लो। देखो इधर ध्यान दो। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा गया, यहाँ से जो भी अभी मैंने आके यही बातें की थी, मैंने बताया यहाँ से जो भी साक्ष्य मिले, लिखित हो, चाहे दीवारों पे खुदे हुए हो, चाहे कोई भी लिपि अक्षर मिले हो, तो वो सब पढ़ने में सफलता नहीं मिली। मैंने बताया यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था वो इतिहास तो लिखता था, भाषा जानता था, लिपि जानता था, लेकिन उस लिपि उस भाषा को हम लोग नहीं पढ़ पाए अभी तक।
तो इसलिए उसे आधा ऐतिहासिक काल में रखा गया, आधा इतिहास, अधूरा इतिहास। आ गया, समझ नहीं आया? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आधा ऐतिहासिक काल में रखा गया। बेटा हो गया, वीडियो रोक देना, ठीक है?